students, today I will start your SST class online from class 5th. Dear student, हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है इसको हमने प्रीवियस क्लास में रीड कर लिया था. टुडे वी विल डू दिस चैप्टर क्वेश्चन आंसर. हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वेयर डज द इक्वेटोरियल रीजन लाइज. जो इक्वेटोरियल रीजन है यानी कि भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है वो कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ पर स्थित है. आंसर क्या होगा, द इक्वेटोरियल रीजन लाइज ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर. जो इक्वेटोरियल जो रीजन है वो हमारी जो इक्वेटर है यानी कि भूमध्य रेखा है उसके दोनों साइड पाया जाता है. और जो हमारे जो टेम्परेट जोन जो डिवाइड किए हुए हैं, टेम्परेचर जोन डिवाइड किए हुए हैं, 3 टेम्परेचर जोन है हमारी अर्थ के, उसके अंदर भी जो टोरिड जोन है वो इक्वेटर के दोनों साइड पाया जाता है, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ. तो इक्वेटोरियल जोन भी टोरिड जोन के अंदर ही पाया जाता है. तो इसका आंसर क्या होगा, द इक्वेटोरियल रीजन लाइज ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर. जो इक्वेटोरियल रीजन है वो इक्वेटर के दोनों साइड लोकेटेड है, स्थित है. क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ रेन फॉरेस्ट रीजन. जो रेन फॉरेस्ट रीजन है उसे हम इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट रीजन भी कहते हैं. तो जो भूमध्य रेखीय वन क्षेत्र है रेन फॉरेस्ट रीजन वो कहाँ पर, उसकी क्लाइमेट कैसी है उसके बारे में लिखना है. आंसर क्या है, द रेन फॉरेस्ट रीजन हैज़ वेरी हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर. जो रेन फॉरेस्ट रीजन है उसकी क्लाइमेट पूरे साल हॉट और वेट बनी रहती है. पूरे साल ही वहाँ की क्लाइमेट कैसी रहती है, हॉट एंड वेट. क्योंकि हॉट अधिक होने के कारण वहाँ पे इवेपोरेशन अधिक होता है, इवेपोरेशन अधिक होगा तो वहाँ पर बारिश भी अधिक होती है. तो हॉट और वेट क्लाइमेट पाई जाती है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन में या रेन फॉरेस्ट रीजन में. क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, नेम द डिफरेंट लेयर्स इन विच प्लांट्स ग्रो इन रेन फॉरेस्ट. आपको अलग अलग जो लेयर्स हैं प्लांट्स की जो लेयर्स है रेन फॉरेस्ट रीजन में उनके नेम लिखने हैं. तो इसके अंदर हम आंसर लिखेंगे. फर्स्ट है अमरजेंट लेयर, सेकंड कैनोपी लेयर, थर्ड अंडर स्टोरी लेयर और फोर्थ है फॉरेस्ट फ्लोर. क्या है, फर्स्ट सबसे ऊपर वाली लेयर कौन सी होती है, अमरजेंट लेयर. सेकंड होती है कैनोपी लेयर, थर्ड है अंडर स्टोरी लेयर और सबसे लास्ट में जो फॉरेस्ट फ्लोर होता है जो डार्क होता है. क्योंकि वहाँ पर डार्कनेस क्यों होती है, वहाँ पर अंधेरा क्यों होता है, क्योंकि जो अमरजेंट लेयर है या कैनोपी जो लेयर्स हैं वो बिल्कुल इतनी फैली हुई है क्योंकि वो रीजन है वहाँ पर बारिश अधिक होती है और बारिश अधिक होने के कारण वहाँ पर प्लांट्स की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होती है. तो वो जो रीजन है उसकी जो पत्तियाँ हैं वो इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, वो क्षेत्र पेड़ों से इतना सघन है कि जो फॉरेस्ट फ्लोर है वहाँ पर सन की रेज नहीं पहुँच पाती है, वो हमेशा डार्कनेस में ही रहता है. फॉरेस्ट फ्लोर कैसा रहेगा, डार्क रहेगा. नेक्स्ट है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट काइंड ऑफ एनिमल्स आर फाउंड इन द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन. किस प्रकार के जो एनिमल्स हैं वो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन में पाए जाते हैं, भूमध्य रेखीय वन क्षेत्र में पाए जाते हैं. आंसर क्या होगा, मैनी एनिमल्स फाउंड इन द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन सच एज. यानी कि बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो भूमध्य रेखीय वन क्षेत्र में पाए जाते हैं. जैसे कौन कौन से हैं, एप्स, चिंपैंजीज, फ्लाइंग स्क्विरल्स, गोरिल्लाज एंड स्नैक्स एट्सेट्रा. और भी बहुत सारे हैं लेकिन हमने कुछ लिमिटेड का ही नाम लिखा है. यानी कि जो बहुत सारे एनिमल्स हैं जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन में पाए जाते हैं, जैसे हमारे एप्स हैं, चिंपैंजीज हैं, फ्लाइंग स्क्विरल्स हैं, गोरिल्लाज हैं और स्नैक्स आदि जो जानवर हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, भूमध्य रेखीय वन क्षेत्र के अंदर. क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम द क्रॉप्स ग्रो ऑन प्लांटेशन फार्मिंग. उन क्रॉप्स का नेम बताना है जो प्लांटेशन फार्मिंग के द्वारा ग्रो होती हैं. जो प्लांटेशन जिनसे पौधारोपण करके जिन क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है वो कौन कौन सी क्रॉप हैं. आंसर क्या होगा, कोको, कॉफ़ी, रबड़, कॉटन, तंबाकू एंड पलम ऑयल ग्रो ऑन प्लांटेशन फार्मिंग. क्या आएगा, कोको, कॉफ़ी, रबड़, कॉटन, तंबाकू एंड प्लम ऑयल ग्रो ऑन प्लांटेशन फार्मिंग. ये क्रॉप्स हैं जिनका पौधारोपण करके जिनकी ग्रोथ की जाती है, ये वो सभी क्रॉप्स हैं. सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इन दिस क्वेश्चन आंसर. डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल्सो लर्न एंड राइट दिस क्वेश्चन आंसर इन योर फेयर नोटबुक. शुड बी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग. थैंक यू. Hello students, a very pleasant morning to all of you. In our last video we have completed the reading of chapter 3rd of 5th class, and today's video we will
do the question answer of chapter 3rd. So let's start. Our first question is, which city Gandhiji family lived when Mahatma Gandhi was 7 years old? कौन सी जो सिटी थी उनकी फैमिली ने छोड़ दी थी जब महात्मा गांधी केवल 7 इयर्स के थे? तो कौन सी सिटी थी बेटा? वो पोरबंदर। कौन सी थी? पोरबंदर। और सेकंड क्वेश्चन, हु वाज द मेंबर ऑफ राजस्थानी कोर्ट? जो राजस्थानी कोर्ट है उनके मेंबर कौन थे? तो कौन थे उनके मेंबर? हिज फादर। किसके? गांधी जी के फादर। और थर्ड क्वेश्चन, हाउ ओल्ड वाज एम के गांधी व्हेन ही रीच्ड द हाई स्कूल? जब वो हाई स्कूल में पहुंचे थे कौन? एम के गांधी, महात्मा करमचंद गांधी जी। तो वो कितने ईयर्स के थे? 12 ईयर्स ओल्ड। कितने ईयर्स के थे? 12 ईयर्स के। Who were गांधीजी सोल कंपेनियंस? जो गांधी जी के एकमात्र साथी थे वो कौन थे? बुक्स एंड लेसन्स। उनकी जो बुक्स थी और उनके जो लेसन थे वो उसके केवल एकमात्र सहपाठी थे, साथी थे। और नेक्स्ट पार्ट इज एफ एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज, व्हाट काइंड ऑफ ए स्टूडेंट वाज एम के गांधी? जो एम के गांधी जी थे वो किस प्रकार के स्टूडेंट थे? तो किस प्रकार के थे? एम के गांधी वाज ए शाय स्टूडेंट। किस प्रकार के थे? वो शर्मीले स्टूडेंट थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 2 क्वालिटीज ऑफ गांधी जी व्हेन ही वाज ए स्टूडेंट। जब गांधी जी एक स्टूडेंट थे, एक विद्यार्थी थे, तो उनकी 2 क्वालिटीज बताइए। तो और आंसर इज, ही डू नॉट टॉक टू अदर्स एंड अवॉइड बैड कंपनी। एक तो वो दूसरों से बातें नहीं करते थे और दूसरा वो जो बैड कंपनी होती थी उनको अवॉइड करते थे, बुरी संगत से वो बचते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज एम के गांधी डेली रूटीन व्हेन ही वाज एट स्कूल? जब वो स्कूल में थे तो उनकी जो डेली की रूटीन थी वो क्या थी? ही वेंट टू स्कूल एंड कम बैक व्हेन स्कूल क्लोज्ड। वो स्कूल में जाते थे और जब स्कूल बंद हो जाता था, क्लोज हो जाता था, तो वो वापस आ जाते थे। और नेक्स्ट पार्ट जी और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है ये हमारे बेटा। व्हाट हैपेंड HAPPENED, व्हाट हैपेंड व्हेन मिस्टर कौन आए थे? गिल्स। द कौन थे वो? एजुकेशनल इंस्पेक्टर came to गांधी जी स्कूल। क्या हुआ था जब एजुकेशनल इंस्पेक्टर गिल्स गांधी जी के स्कूल में आए थे? तो आंसर है मिस्टर गिल्स set us 5 words to write as spelling जो मिस्टर गिल्स थे उन्होंने जो 5 वर्ड का एक सेट था वो उनको लिखने के लिए, स्पेलिंग लिखने के लिए दिया। एंड 1 वर्ड was etal except गांधी जी all students have spelled correctly.
क्या हुआ था कि जो मिस्टर गिल्स थे वो स्कूल में आए थे उनके, और उन्होंने एक सेट 5 वर्ड्स का स्पेलिंग लिखने के लिए दिया था। तो सभी स्टूडेंट्स ने तो करेक्टली लिख लिया था, लेकिन जो मिस्टर गांधी थे उनकी एक स्पेलिंग मिस्टेक थी, कैटल की। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, what had Gandhi ji learnt and followed in his childhood? जो गांधी जी थे उन्होंने क्या सीखा था और क्या फॉलो किया था अपने बचपन में? तो उनका आंसर है गांधी जी हैड learnt lesson of ऑनेस्टी। सबसे पहले तो क्या था, उन्होंने ऑनेस्टी जो ईमानदारी है वो अपने बचपन से ही सीखी थी। ही अवॉइडेड बैड कंपनी, और उन्होंने जो बुरी संगत है वो बचपन से ही वो उसमें नहीं थे, किसी की भी बुरी संगत में वो नहीं पड़ते थे। एंड कुड lead him towards falsehood and other bad habit। एक वो दूसरों को कभी भी नीचा नहीं दिखाते थे और उनके अंदर कोई भी बैड हैबिट नहीं थी। सो स्टूडेंट्स, प्लीज राइट दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक एंड थैंक यू। हैव ए नाइस डे। A very good morning, dear students. It's me, ma'am, your science teacher from MNP International School, Rajpura. Students, so we will start with class 5th in chapter 6, safety and first aid. So today we will do difficult word of this chapter. So let's start, students. Okay. First is safety. Safety क्या होती है? सुरक्षा. Okay. नेक्स्ट एक्सीडेंट। एक्सीडेंट मीन्स क्या होता है? दुर्घटना। ओके, जब हम केयरलेस रहते हैं तो क्या हो जाती है? एक्सीडेंट हो जाता है। थर्ड, इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस। इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस का मतलब क्या होता है? जो बिजली से चलने वाले जितने भी यंत्र हैं उनको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस। नेक्स्ट इज फोर्थ, ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक रूल्स क्या होते हैं? यातायात के नियम। ओके। नेक्स्ट इज नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस मीन्स क्या होती है? लापरवाही। सिक्स्थ इज ब्रिज। ब्रिज मीन्स क्या होता है? पुल। सेवंथ, हेस्ट। हेस्ट मीन्स क्या होता है? जल्दी। जब भी हम जल्दी करते हैं क्या बोलते हैं उसको? हेस्ट। एट इज ओवरटेक। ओवरटेक मीन्स क्या होता है? आगे की तरफ निकलना। 9, हजर्डस। हजर्डस मीन्स क्या होता है? खतरनाक। ओके स्टूडेंट्स, सो आवर difficult word of this chapter is completed. You will write in your fair notebook of science. So okay students, we will read this chapter on page number 63. Topic is first aid. First aid means क्या होता है? प्राथमिक चिकित्सा। We should be cautious to avoid accidents. हमें सचेत रहना चाहिए एक्सीडेंट से बचने के लिए। बट एट टाइम्स एक्सीडेंट टू हैपन। किस टाइम पे? एक्सीडेंट जब होता है तब अवॉइड करना चाहिए एक्सीडेंट को। इन सच केसेस इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग पैनिक। और इन ऐसे केसेस में जब आपको क्या नहीं करना चाहिए? ज़्यादा घबराहट नहीं होनी चाहिए, भगदड़ नहीं करनी चाहिए। वी शुड रेंडर हेल्प बिफोर द पर्सन इज टेकन
टू द हॉस्पिटल। और हमें क्या करनी चाहिए, उस पेशेंट की जिसको भी चोट लगी है उसको क्या करना चाहिए, हॉस्पिटल ले जाने से पहले उसकी हेल्प करनी चाहिए एंड अटेंड बाय डॉक्टर। और बाद में उसको क्या करना चाहिए, डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन इज कॉल्ड फर्स्ट एड। जब भी हम डॉक्टर के पास जाने से पहले जो पेशेंट की देखभाल करते हैं, उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, उसको क्या कहते हैं, फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फर्स्ट एड फॉर बर्न्स। जब हम जल जाते हैं, कहीं से बर्न हो जाता है, तो उसके लिए फर्स्ट एड कौन सी होती है, माइनर बर्न कैन बी ट्रीटेड एट होम। अगर आपको थोड़ा बहुत जल गया है तो आप उसको होम पे, घर पे भी ट्रीट कर सकते हो। फिर कैसे ट्रीटमेंट करोगे, फर्स्ट रन कोल्ड वाटर ऑन द बर्न एरिया। जहाँ पे भी आपको जल गया है वहाँ पे चलते हुए पानी से उसको वॉश करोगे। नेक्स्ट, अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम और लोशन ऑन द एरिया। को एंटीसेप्टिक जो रोगाणुरोधक क्रीम या फिर लोशन होता है उसको उस एरिया पे लगाओगे। यू कैन ऑल्सो अप्लाई सम कोकोनट ऑयल। और वहाँ पे उसके बाद वॉश करने के बाद एंटीसेप्टिक लगाने के बाद क्या करोगे, कोकोनट ऑयल भी वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, लगा सकते हो। इफ़ द बर्न इज सीवर एंड ब्लिस्टर, अगर ज़्यादा ही जल गया है, ज़्यादा गहरा घाव लग गया है और छाले हो गए हैं, ब्लिस्टर्स हो गए हैं, आर फॉर्म्ड, देन डू नॉट ब्रेक द ब्लिस्टर। तो क्या करना चाहिए, जो ब्लिस्टर्स होते हैं, जो छाले हो जाते हैं, उनको फोड़ना नहीं चाहिए। टेक दी पेशेंट टू द डॉक्टर, और डॉक्टर के पास पेशेंट को लेके जाना चाहिए। आफ्टर क्लीनिंग द एरिया को क्लीन करने के बाद विद कोल्ड वाटर। कैसे वाटर से क्लीन करोगे, ठंडे पानी से। एंड पुट सम स्टेरिलाइज्ड गॉयज, और वहाँ पे क्या अप्लाई करोगे, महीन जो कपड़ा होता है पतला सा, उसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ रनिंग कोल्ड वाटर ओवर द बर्न। अगर जल जाता है तो चलते हुए पानी से, ठंडे पानी से वॉश करना चाहिए। नेक्स्ट, कंसल्ट डॉक्टर फॉर फर्दर ट्रीटमेंट, और बाद में जो ट्रीटमेंट लेते हैं वो बाद में डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। नेक्स्ट, फर्स्ट एड फॉर फ्रैक्चर। जो फ्रैक्चर हो जाता है, जब हमारी बोन ब्रेक हो जाती है, तो उस ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, ए फ्रैक्चर इज कोज्ड व्हेन देयर इज़ अ क्रैक और ब्रेक इन द बोन ऑफ आवर बॉडी। अगर हमारी बॉडी की किसी भी बोन में फ्रैक्चर हो जाता है, टूट जाती है, ब्रेक हो जाता है, तो क्या होगा, उसको क्या बोलते हैं हम, फ्रैक्चर हो गया। When a person fall down and if there is a fracture, अगर कोई व्यक्ति गिर गया है और उसको फ्रैक्चर आ गया है, यूजुअली द limb gets swollen, तो जो उसका अंग होंगे, जहाँ पे जो बोन है उसके पास जो भी मसल होगी वो क्या हो जाएगी, swollen, सूज जाती है। एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ पेन, और बहुत ज़्यादा दर्द होता है। डू नॉट पैनिक, तो ऐसे में क्या नहीं करना चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए। इन केस ऑफ ए फ्रैक्चर, जब हमें फ्रैक्चर हो जाता है तो प्रोवाइड ए स्लिंग, हमें एक पट्टी बांधनी चाहिए उसको सपोर्ट करने के लिए। एंड टेक द पेशेंट टू एन ऑर्थोपेडिस्ट, तो कहाँ ले जाना चाहिए पेशेंट को, मरीज को कहाँ ले जाना चाहिए ऐसी कंडीशन में, ऑर्थोपेडिस्ट के पास ले जाना चाहिए। ए डॉक्टर ऑफ बोन्स एंड मसल, जो डॉक्टर किसका होता है, बोन और मसल का डॉक्टर होता है, उसके पास हमें लेकर जाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज फर्स्ट एड फॉर एनिमल बाइट। जब कोई एनिमल बाइट कर लेता है, काट लेता है आपको, तो कौन सी फर्स्ट एड अप्लाई करनी चाहिए इन केस ऑफ एन एनिमल बाइट। अगर आप किसी एनिमल ने बाइट कर लिया, काट लिया, जैसे डॉग, कैट, मंकी और एनी अदर स्टेरी एनिमल, कोई भी एनिमल हो, ठीक है, तो क्या करना चाहिए, वॉश द वाउंड विद सोप एंड वाटर। तो क्या करना चाहिए, उसको वाउंड को, घाव को जहाँ से काटा है उसको वॉश करना चाहिए सोप से और वाटर से, साबुन से और पानी से, सो डैट द जर्म्स डू नॉट गेट इनटू द बॉडी। तो इससे क्या होगा, जो जर्म्स होंगे, कीटाणु होंगे, वो आपके बॉडी में नहीं जाएंगे। बिकॉज द स्ट्रे एनिमल माइट बी कैरिंग द रेबीज वायरस, क्योंकि जो ऐसे एनिमल्स होते हैं उनकी लार में क्या होती है, वायरस, रेबीज हो जाता है, ठीक है, रेबीज वायरस होता है। आफ्टर वॉशिंग द वाउंड को वॉश करने के बाद कवर इट विद अ क्लीन बैंडेज, और उसको किससे हम कवर कर देंगे, एक साफ पट्टी से। एंड टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर इमीजिएटली, और ऐसी कंडीशन में पेशेंट को डॉक्टर के पास जल्दी से जल्दी ले जाना चाहिए। दिस इज़ द ए हैंड बाइटन बाय एन एनिमल, ये क्या है, किसी का हाथ है
हैंड पे क्या किया हुआ है, किसी भी एनिमल ने क्या कर दिया, बाइट कर दिया. ओके स्टूडेंट्स, सो आवर रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर इज completed up to first aid for animals bite. Thank you, have a good day. Good morning student, myself Bala ma'am from MLP International School Rajpura. Dear student, now we start our math online classes for class 5th. And dear student, previous class we have done completed our exercise 4.1. Now we do our exercise 4.2 and our question number first is following. And our digit is 34,65,678 minus 22,41,009. तो बेटा अब हम इनको माइनस में करना है इसी तरह. So now we start. So now we do our question number first. 34,65,678 minus 22,41,009. तो देखिए बेटा हमारे यहाँ पर 8 है, 8 में से 9 माइनस नहीं होता तो हम 7 से कैरी लेंगे तो यहाँ पे रिमेनिंग बचा 6 और ये चेंज हो गया 18 में. 18 में से 9 माइनस किए 9, 6 में से 0 माइनस किए 6 एज इट इज, 6 में से 0 माइनस किए 6 एज इट इज, 5 में से 1 माइनस किए 4, 6 में से 4 माइनस किया 2, 4 में से 2 माइनस किया 2 एंड 3 में से 2 माइनस किया 1. तो आवर आंसर इज 12,24,669 एज इट इज. नाउ वी डू आवर क्वेश्चन नंबर 6 एंड आवर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर C is 24,59,000 2,45,97,340 and 1,65,99,465. Now we subtract. बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो राइट हैंड से स्टार्ट करते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ हम मूव करते हैं. तो 0 में से 5 माइनस नहीं होता तो हम कैरी लेंगे 4 से. यहाँ पर लेफ्ट बचा 3 और 0 चेंज हो गया 10 में. 10 में से 5 माइनस किया 5. अब देखिए बेटा यहाँ पर है 3 में से 6 माइनस नहीं होता तो हम 3 से कैरी लेंगे तो यहाँ पर लेफ्ट बच गया 2 और ये 3 चेंज हो गया 13 में. 13 में से 6 माइनस किया 7. 2 में से 4 माइनस नहीं होता तो हम 7 से कैरी लेंगे, यहाँ पर बच गया 6 और ये 2 चेंज हो गया 12 में. 12 में से 4 माइनस किया 8. 6 में से 9 माइनस नहीं होता तो हम 9 से कैरी लेंगे, यहाँ पर लेफ्ट बच गया 8, 6 चेंज हो गया 16 में. 16 में से 9 माइनस किया 7. 8 में से 9 माइनस नहीं होता तो हम 5 से कैरी लेंगे, यहाँ पर बच गया 4, ये चेंज हो गया 18 में. 18 में से 9 माइनस किया 8 एंड 4 में से 5 माइनस नहीं होता तो हम यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ पर बच गया 3, ये चेंज हो गया 14 में. 14 में से 5 माइनस किया 9. 3 में से 6 माइनस नहीं होता तो हम 2 से कैरी लेंगे, यहाँ पर बच गया 1 और ये चेंज हो गया 13 में. 13 में से 6 माइनस किया 7. 1 में से 1 माइनस किया 0. तो बेटा अवर डिफरेंस इज, और जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो अवर आंसर विल बी 79,87,875. ओके स्टूडेंट, आई थिंक यू अंडरस्टैंड अवर पार्ट A एंड C ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. बेटा ऐसे ही आपने इसका पार्ट B और D या रिमेनिंग जो भी पार्ट है आपने वो सारे आपने भी नोटबुक में करने हैं. ओके स्टूडेंट, नाउ वी डू अवर क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग. बेटा सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, इसमें क्या है, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में कॉलम में अरेंज थे क्वेश्चन, डिजिट हमारे क्वेश्चन जो भी था हमारा कॉलम में अरेंज था. सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास अरेंज नहीं है कॉलम में और हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना है. तो सबसे पहले हम इनको कॉलम में अरेंज करेंगे फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेंशन प्लेसेस, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़. तो हम डिजिट राइट करेंगे, राइट से स्टार्ट करेंगे. 8, 0, 5, 4, 1, 9, 3, 5 and 6. तो अवर फर्स्ट डिजिट is 65 crore 39 lakh 14,508. Now we write our second digit 3, 0, 2, 3, 8, 5, 2 and 9. अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है बेटा. अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे. अवर सेकेंड डिजिट इज 9 crore 25 lakh 83,203. तो बेटा हमने फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन को कॉलम में अरेंज कर लिया. अब हमें माइनस करना है. तो 8 में से 3 माइनस किया 5, 0 में से 0 माइनस किया 0, 5 में से 2 माइनस किया 3, 4 में से 3 माइनस किया 1
1 में से बेटा 8 माइनस नहीं होता तो हम 9 से कैरी लेंगे, 9 के पास लेफ्ट बचा 8 और ये चेंज हो गया 11 में। 11 में से 8 माइनस किया 3, 8 में से 5 माइनस किया 3, 3 में से 2 माइनस किया 1। बेटा 5 में से 9 माइनस नहीं होता तो हम 6 से कैरी लेंगे, यहाँ पर रिमेनिंग बच गया 5 और ये चेंज हो गया 15 में। 15 में से 9 माइनस किया 6, 5 एज इट इज। तो अवर आंसर इज 56 crore 13,31,305। आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल बेटा कि हम सबसे पहले जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उनको कॉलम में अरेंज करेंगे, देन वी सब्ट्रैक्ट। नाउ वी डू अवर क्वेश्चन नंबर सेकंड, डी पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेंशन प्लेसेस, ones, tens, 100, 1000 and 10,000. We write digit 6, 0, 5, 2, 1 crore 9. Our first digit is 9 crore 12,506 and our next digit is, बेटा हम जब डिजिट वो लिखेंगे तो राइट टू लेफ्ट लिखते हुए चलेंगे ताकि हम मिस्टेक ना करें। 8, 1, 8, 7, 8 एंड 3। तो बेटा हमने ये कॉलम में इसको अरेंज कर दिया। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए बेटा 6 में से 8 माइनस नहीं होता तो हम क्या लेंगे, कैरी। हम 0 के पास कैरी नहीं है तो हमने 5 से कैरी ली, यहाँ पर बच गया 4 रिमेनिंग। ये 0 चेंज हो गया 10 में, 10 में से एक कैरी है इसको देगा तो यहाँ पर लेफ्ट बच गया 9 और यहाँ पर हो गया 16। 16 में से 8 माइनस किया 8, 9 में से 1 माइनस किया 8। देखिए बेटा 4 में से 8 माइनस नहीं होता तो हम किससे कैरी लेंगे, 2 से। 2 के पास बच गया 1 और 4 चेंज हो गया 14 में। 14 में से 8 माइनस किया 6, 1 में से 7 माइनस नहीं होता हम 1 से कैरी लेंगे तो यहाँ पर बच गया 0 और ये चेंज हो गया 11 में। 11 में से 7 माइनस किया 4, 0 में से 8 माइनस नहीं होता हम 9 से कैरी लेंगे, यहाँ पर बच गया 8, ये चेंज हो गया 10 में। 10 में से 8 माइनस किया 2 एंड 8 में से 3 माइनस किया 5। ओके स्टूडेंट, आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। और क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हम फर्स्ट क्वेश्चन को कॉलम में अरेंज करेंगे, देन वी सब्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑलरेडी कॉलम में अरेंज है तो हम इसको नॉर्मली इजीली हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हम उसको कॉलम में अरेंज करेंगे, देन वी सब्ट्रैक्ट। नाउ वी डू आवर क्वेश्चन नंबर 3। आवर क्वेश्चन नंबर 3 इज फिल इन द बॉक्सेस यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। बेटा प्रॉपर्टीज करना है, ये हमारे पास डिजिट दी है 5,78,90,312। इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, आंसर हमारा 0 आएगा। तो बेटा हम यही डिजिट सेम माइनस कर देंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। ऐसे ही बी है 42,34,572 में से 0 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर थर्ड इजी है, आप खुद कर लेंगे, ये आपका होमवर्क है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों मैं शुरू करा रही हूँ कक्षा 5वीं का पाठ 5 संज्ञा का वचन भाग। पाठ हमने पढ़ लिया था, मैं अभ्यास शुरू करा रही हूँ। अभ्यास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, वचन किसे कहते हैं। उत्तर होगा, शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु या प्राणी की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से वस्तु या प्राणी की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे लड़का एक संख्या के बारे में बता रहा है, लड़के अधिक के बारे में बता रहे हैं। तो समझ में आ गया। अगला प्रश्न है, वचन के भेदों की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो बच्चों उत्तर होगा, वचन के 2 भेद होते हैं। पहला भेद है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। पहले एक वचन के बारे में बात करते हैं। एक वचन क्या होता है, शब्द के जिस रूप से एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे एक बालक, एक चिड़िया आदि। ठीक है। इसके बाद है बहुवचन क्या होता है, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे 4 फूल, 5 लड़के आदि। तो बच्चों समझ में आया कितने भेद होते हैं वचन के। 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन एक के बारे में बताता है और बहुवचन अधिक के बारे में बताता है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखिए। क्या हमारे पास एक वचन शब्द दे रखे हैं, हमें उनका बहुवचन रूप लिखना है। गमला एक वचन शब्द है, इसका बहुवचन होगा गमले। परीक्षा परीक्षाएं, कपड़ा कपड़े, वस्तु वस्तुएं, नारी का बहुवचन रूप होगा नारियां। डिबिया डिबियां, विद्यार्थी का बहुवचन होगा विद्यार्थियों। नीति नीतियां, बहिन बहिनें, कविता का बहुवचन होगा कविताएं। तो बच्चे ये हमने एक वचन शब्द का बहुवचन रूप लिखा है। अब अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में उचित वचन का प्रयोग नहीं किया गया है। उचित वचन का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। हमारे पास जो ये वाक्य दे रखे हैं इसमें वचन का गलत प्रयोग किया गया है, हमें सही वचन का प्रयोग करके वाक्य को दोबारा लिखना है। पहला वाक्य है, साइकिल में 2 पहिया है होते हैं। 2 संख्या में ज़्यादा है, पहिया एक को कहते हैं, तो सही रूप क्या होगा, साइकिल में 2 पहिए होते हैं। अगला वाक्य, पेड़ से पत्ता गिर रहे हैं। रहे हैं बहुवचन शब्द है और पत्ता एक वचन शब्द है, तो सही वाक्य क्या होगा, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। अगला वाक्य है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। यहाँ क्रिया एक वचन है और यहाँ जो चिड़िया है वो बहुवचन रूप है, तो सही क्या होगा, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। अगला वाक्य है, आज हिंदी की अध्यापिकाएं नहीं आई। अध्यापिकाएं, क्लास में तो एक ही अध्यापिका आती है ना पढ़ाने, तो इसका सही रूप क्या होगा, आज हिंदी की अध्यापिका नहीं आई। अगला वाक्य है, दुल्हन की साड़ियाँ बहुत सुंदर है। दुल्हन की साड़ियाँ, जब आप किसी दुल्हन को देखते हो तो वो एक ही साड़ी पहने रहती, तो यहाँ साड़ियाँ शब्द नहीं आएगा, क्या आएगा, दुल्हन की साड़ी बहुत सुंदर है। अगला वाक्य है, पिताजी सैर कर रहा है। पिताजी हमारे बड़े हैं, मैंने कल भी पाठ में पढ़ाया था कि अपने से बड़ों के लिए बहुवचन वाक्य का इस्तेमाल होता है, तो इसको हम सही कैसे लिखेंगे, पिताजी सैर कर रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, सही वचन द्वारा रिक्त स्थान भरिए। ये जो खाली जगह में पीछे जो 2 विकल्प दिए गए हमारे पास, उनमें से उचित विकल्प से हमें ये खाली जगह भरनी है। पहला वाक्य है, डैश कक्षा में शांत बैठे हैं। यह आएगा छात्र। अगला वाक्य है, मधुमक्खी के डैश में हाथ मत डालो। तो यहाँ क्या आएगा, छत्ते। मधुमक्खी के छत्ते में हाथ मत डालो। अगला वाक्य, हिमालय की डैश बर्फ से ढकी है। तो यहाँ क्या आएगा, हिमालय की चोटी बर्फ से ढकी है। अगला वाक्य है, उसके पास हिंदी की डैश है। पुस्तक या पुस्तकें, हिंदी एक ही सब्जेक्ट है, एक विषय है, तो उसकी एक ही पुस्तक होगी, तो इसमें क्या आएगा, उसके पास हिंदी की पुस्तक है। पांचवा वाक्य है, डैश में पानी भरा हुआ है। यहाँ क्या आएगा, घड़े में पानी भरा हुआ है, यहाँ घड़े लिखेंगे। अगला वाक्य है, डैश पेड़ पर बैठा है। या किसी एक के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा, कौवा। कौवा एक वचन शब्द है, तो क्या आएगा यहाँ पर, कौवा पेड़ पर बैठा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, एक वचन शब्दों को बहुवचन में बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। ठीक है, हमारे पास वाक्य दे रखे हैं, उनका जो एक वचन शब्द है उसको बहुवचन में बदलकर हमें फिर से लिखना है। बालक ने पतंग खरीदी, तो बालक का बहुवचन क्या होगा, बालकों, और पतंग का बहुवचन होगा पतंगे। तो वाक्य क्या बनेगा, बालकों ने पतंगे खरीदी। अगला वाक्य है, भारत की सेना आगे बढ़ गई। सेना का बहुवचन होगा सेनाएं। भारत की सेनाएं आगे बढ़ गई, ये सही वाक्य होगा इसका। अगला वाक्य है, प्रेम ने कहानी लिखी। कहानी का बहुवचन होगा कहानियां, वाक्य बनेगा प्रेम ने कहानियां लिखी। अगला वाक्य है, उसकी दवाई खत्म हो गई है। दवाई का बहुवचन होगा दवाइयाँ, क्या बनेगा वाक्य है, उसकी दवाइयाँ खत्म हो गई है। अगला वाक्य है, रोहित के पास घोड़ा है। घोड़ा का बहुवचन होगा घोड़े। रोहित के पास घोड़े हैं, ये सही वाक्य बनेगा।
इसके बाद प्रश्न नंबर 6, दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ कुछ शब्द दे रखे हैं जिनका हमें वाक्य में प्रयोग करना है, यानी उस शब्द का इस्तेमाल हमें वाक्य में करना है। ठीक है, जैसे बूढ़ा, बूढ़ा व्यक्ति बीमार है। बूढ़े, बूढ़े व्यक्ति बीमार है। तो यहाँ हमने बूढ़े, बूढ़ा और बूढ़े वाक्य जो शब्द है उनका वाक्य में प्रयोग किया है। तो बच्चों ऐसे ही जो प्रश्न नंबर 6 मैंने कराया है, इसमें और भी शब्द दिए गए हैं, इनका आपको स्वयं ही वाक्य में प्रयोग करना है। अपने हिसाब से आप किसी भी तरह से वाक्य बना सकते हैं, लेकिन उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग होना चाहिए। तो बच्चों ये मैंने आपको जो पाठ कराया है, इसका अभ्यास कराया है, आपकी समझ में आ गया होगा। आपको अपनी नोटबुक में ये सारा कार्य जो है सुंदर राइटिंग में लिखना है और याद करना है। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Students, I am Anu Yadav, your GK teacher from MLP International School Rajpura. Students, today we start our topic of class 5, chapter number 7. It is India and Freedom. Let's start. Here is column A. यहाँ पे हमारे पास column A given है और इधर हमारे पास column B है. Students, आज हम एक्सरसाइज करेंगे मैचअप्स। हमारे पास कॉलम ए गिवन है एंड कॉलम बी। स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास कुछ स्लोगन्स हैं हमारे चैप्टर में, वो मैंने इस बोर्ड पे नोट किए हैं। हमारे पास कुछ स्लोगन्स है, हमें ये बताना है कि वो स्लोगन किसने दिए हैं, किसने वो स्लोगन्स बोले हैं और किसने वो यूज किए हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। हियर इज कॉलम ए, फर्स्ट नंबर, यू गिव मी ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम। स्टूडेंट्स ये स्लोगन किसने दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। स्टूडेंट्स नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हमारा ये नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेट्स स्टार्ट अवर सेकंड वन, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्टूडेंट्स ये स्लोगन हमें किसने दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर जो तिलक थे वो एक फ्रीडम फाइटर थे और उन्होंने ये स्लोगन दिया था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। लेट्स सी आवर थर्ड ऑप्शन, थर्ड स्टेटमेंट, करो या मरो। हु गेव द स्लोगन करो या मरो? ही वॉज महात्मा गांधी। महात्मा गांधी आप जानते हैं सभी, महात्मा गांधी कौन थे? ही वॉज आवर फादर ऑफ नेशन, ही इज नोन एज फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी इज नोन एज फादर ऑफ नेशन एंड ही गेव स्लोगन करो या मरो। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट इज पगड़ी संभाल जट्टा। पगड़ी संभाल जट्टा ये एक हमारा स्लोगन है, ये किसके द्वारा यूज किया गया था? सरदार भगत सिंह। स्टूडेंट्स यू ऑल नो सरदार भगत सिंह एक फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं, हमारे फ्रीडम फाइटर हैं अपनी इंडिया की हिस्ट्री में, उनका नाम बहुत फेमस है। ही गेव द स्लोगन पगड़ी संभाल जट्टा। फिफ्थ वन इज स्टूडेंट्स, ही फिफ्थ स्टेटमेंट, फिफ्थ स्लोगन इज सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। आई रिपीट, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हु गेव द स्लोगन? हु गेव दिस स्लोगन? ही वॉज राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल ने ये कविता गाई थी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। और स्टूडेंट्स ये हमारा एक स्लोगन भी बन गया था। नेक्स्ट इज सिक्स्थ, आराम हराम है। हु गेव द स्लोगन? आराम हराम है। पंडित जवाहरलाल नेहरू। Pandit Jawaharlal Nehru was the first PM of India, as you all know students. He was first PM, Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, and he gave the slogan आराम हराम है। स्टूडेंट्स आज हमने फिलअप्स किए हैं अपने चैप्टर नंबर 7 के क्लास 5th एंड चैप्टर्स टॉपिक इज इंडिया एंड फ्रीडम। लेट्स सी अगेन। Who gave the slogan? You give me blood, I will give you freedom. नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सेकेंड ही स्वराज इज माई birthright and I shall have it. बाल गंगाधर तिलक gave this slogan, Swaraj is my
birthright and I shall have it. Third is Karo Ya Maro. Who gave slogan Karo Ya Maro? Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi gave this slogan Karo Ya Maro, and you know Mahatma Gandhi is the father of nation, father of our nation. Fourth is Pagri Samhal Jatta. Sardar Bhagat Singh gave this slogan Pagri Samhal Jatta. Next is सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है. राम प्रसाद बिस्मिल. राम प्रसाद बिस्मिल. Last is आराम हराम है. पंडित जवाहरलाल नेहरू गेव द स्लोगन आराम हराम है. स्टूडेंट्स, मैंने जिस तरीके से स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, बोर्ड पे लिखे हुए हैं, आपको अपनी फेयर नोटबुक में सेम ऐसे ही लिखना है. सुंदर राइटिंग में लिखना है. राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन. Students, complete your notebook of chapter 7 and learn them also. I hope you understand our topic India and freedom. Thank you, students.